अगर किसी ऐसी जगह की बात की जाए जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जमा हों, जहां अरबपति हों जिनके पास देशों से ज्यादा पैसा हो, राष्ट्रपति हों जिनके एक फैसले से लाखों जिंदगियां बदल जाती हों, राजकुमार हों जिनके नाम के आगे कानून भी झुक जाता हो, वैज्ञानिक हों जिन्हें ज्ञान का देवता कहा जाता हो, और फिल्मी व सांस्कृतिक चेहरे हों जिन्हें समाज नैतिकता का झंडा बरदार मानता हो, लेकिन उसी जगह पर कानून, शर्म और इंसानियत तीनों को जानबूझकर बाहर छोड़ दिया गया हो, तो शायद पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि यह किसी सनकी दिमाग की साजिश है, कोई इंटरनेट की घिनौनी अफवाह है, या फिर ऐसी कहानी है जिसे सच मानना इंसान के दिमाग के लिए ही खतरनाक है। लेकिन 30 जनवरी 2026 को जब एप्स्टीन फाइल्स के नाम से सामने आई 35 लाख पन्नों की फाइलों और 18 लाख तस्वीरों का ढक्कन उठा, तब दुनिया को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई कहानी नहीं, बल्कि वह सच है जिसे जानना इंसानियत के लिए जरूरी भी है और डरावना भी। क्योंकि जिस पल यह फाइलें खुली, उसी पल लोगों ने यह भी महसूस किया कि काश यह सच कभी सामने ही ना आता। क्योंकि कुछ सच्चाइयां सामने आकर समाज को साफ नहीं करती, बल्कि उसकी नींव हिला देती हैं। एप्स्टीन फाइल्स दरअसल कोई साधारण कानूनी दस्तावेज नहीं थीं, बल्कि वे उस गटर का ढक्कन थीं जिसे दशकों से दुनिया के ताकतवर लोगों ने मिलकर बंद रखा था। और उस गटर के अंदर जो सड़ रहा था वह सिर्फ अपराध नहीं था, बल्कि सत्ता का पाखंड, नैतिकता का ढोंग और उन भगवान बने इंसानों की असली शक्ल थी जो मंच पर मानवता की बातें करते थे और बंद दरवाजों के पीछे मासूमियत का सौदा। इन फाइलों में लगाए गए आरोप इतने भयानक थे कि उन्हें पढ़ते या सुनते हुए इंसान को यह महसूस होता है कि शायद सभ्यता का विचार ही एक झूठ है। क्योंकि आरोप ये थे कि 11 से 14 साल की बच्चियों को, जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थीं और जिनकी दुनिया स्कूल और खेल तक सीमित होनी चाहिए थी, उन्हें प्राइवेट जेट्स में बिठाया गया, उन्हें टापुओं पर ले जाया गया और फिर उन्हें उस दुनिया के सामने पेश किया गया जहां उनकी उम्र नहीं, उनकी मजबूरी देखी जाती थी। और यह सब किसी अंधेरी गली में नहीं हो रहा था, न ही किसी छोटे अपराधी गिरोह द्वारा, बल्कि यह सब हो रहा था उन्हीं जगहों पर जहां दुनिया के फैसले होते हैं, जहां चैरिटी के नाम पर अरबों डॉलर का खेल चलता है और जहां कैमरे तभी बंद किए जाते हैं जब सच्चाई शर्मिंदा करने वाली हो। जैसे ही ये फाइलें सामने आईं, दुनिया भर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। फिर अचानक वही सन्नाटा शोर में बदल गया, क्योंकि सोशल मीडिया, टीवी स्टूडियो और ड्राइंग रूम में एक ही सवाल गूंजने लगा कि क्या वाकई दुनिया जिन लोगों को आदर्श मानती रही वे इतने नीचे गिर सकते हैं, और अगर हां, तो फिर भरोसा नाम की चीज का मतलब ही क्या रह जाता है। आरोपों की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा कि हमें तो पहले से पता था कि ये लोग रंगीन मिजाज हैं, लेकिन बच्चियों के साथ इस हद तक जाएंगे ये कभी नहीं सोचा था। किसी ने कहा कि यह सब झूठ है और बड़े लोगों को बदनाम करने की साजिश है, और किसी ने यह भी दावा कर दिया कि रिश्ते, शादियां, राजनीतिक कनेक्शन और करियर तक इसी गंदे नेटवर्क की पैदाइश है। कुछ ईमेल सामने आए, कुछ कथित मेल ड्राफ्ट वायरल हुए जिनमें ऐसे शब्द थे जिन्हें पढ़कर यह सवाल उठना लाजमी था कि क्या एक अरबपति, एक दानवीर, एक मसीहा कहलाने वाला इंसान इतना मजबूर हो सकता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए एक कथित अपराधी के सामने हाथ जोड़ दे, उससे गुप्त मदद मांगे और अपनी बीवी तथा दुनिया से सच्चाई छिपाने के लिए हर हद पार कर जाए। कहा गया कि ये लोग इतने ताकतवर होते हुए भी भीतर से इतने डरपोक थे कि उन्हें अपने राज खुल जाने का डर खाए जा रहा था, और इसी डर की वजह से वे उसी नेटवर्क से चिपके रहे जिस पर बच्चियों के शोषण के आरोप थे। क्योंकि सच ये है कि सत्ता सिर्फ ताकत नहीं देती, वह डर भी देती है, डर गिरने का, डर बेनकाब होने का। इन फाइलों के सामने आते ही तस्वीरों की बाढ़ आ गई। कुछ तस्वीरें असली थीं, कुछ संदिग्ध और कुछ पूरी तरह एआई से बनाई गई। लेकिन बहस तस्वीरों पर नहीं टिकी, क्योंकि असली सवाल यह नहीं था कि कौन किस फोटो में दिख रहा है, बल्कि सवाल यह था कि क्या इतने बड़े लोग इतने भोले हो सकते हैं कि उन्हें यह पता ही न हो
कि वे किस सर्किल का हिस्सा हैं, और अगर उन्हें पता था तो फिर वे चुप क्यों रहे? क्या कोई राष्ट्रपति, कोई वैज्ञानिक, कोई उद्योगपति, कोई फिल्म मेकर जो दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, इतना नादान हो सकता है कि वह बार बार उसी इंसान के साथ दिखे, उसी के घर जाए, उसी के जेट में उड़े और उसी की पार्टियों का हिस्सा बने, जिसके बारे में सालों से कानाफूसी होती रही हो कि वहां कुछ बहुत गंदा चल रहा है? या फिर यह मान लिया जाए कि ताकत का नशा इंसान को इस हद तक अंधा कर देता है कि मासूमों की चीखें भी उसे शोर नहीं बल्कि मनोरंजन लगने लगती हैं, और यही वह पल होता है जहां इंसान भीतर से मर जाता है, चाहे बाहर से वह कितना ही महान क्यों ना दिखे। फाइलों के खुलते ही दुनिया ने हर नाम को घसीटा, हर फोटो को झूम करके देखा, हर पुराने वीडियो को फिर से चलाया और हर बयान को शक की नजर से पढ़ा। किसी ने कहा यह सब साजिश है, किसी ने कहा कुछ आरोप सही होंगे, कुछ नहीं। लेकिन एक बात कोई भी पूरे भरोसे से नहीं कह पाया कि यह सब पूरी तरह झूठ है, क्योंकि झूठ इतना भारी नहीं होता कि लाखों पन्नों में दबा हो। झूठ के साथ इतनी गवाहियां, इतने ईमेल, इतने उड़ान रिकॉर्ड और इतने टूटे हुए बयान नहीं चलते। और यही वजह है कि एप्स्टीन फाइल्स ने एक खतरनाक सच उजागर किया कि जेफरी एप्स्टीन अकेला अपराधी नहीं था, वह सिर्फ एक दलाल था, एक बिचौलिया, एक ऐसा आदमी जो ताकतवर लोगों की गंदगी ढो रहा था और बदले में उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। और यही कारण है कि यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसने रईसों को भगवान बना दिया और मासूमों को एक कीमत। और यहीं से यह सवाल जन्म लेता है कि जब फाइलें खुली तो क्या सच बाहर आ गया, या फिर जो सबसे खतरनाक था वह आज भी किसी और फाइल में, किसी और तिजोरी में, किसी और ताकतवर की जेब में बंद है। क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। जब एक बार गटर खुल जाता है तो बदबू किसी एक कोने तक सीमित नहीं रहती, वह हर उस जगह तक पहुंचती है जहां तक हवा जाती है। और एप्स्टीन फाइल्स के साथ भी यही हुआ, क्योंकि जैसे ही दुनिया ने यह मान लिया कि यह मामला किसी एक अपराधी तक सीमित नहीं है, वैसे ही नजरें उन नामों पर टिकने लगीं जिन्हें समाज ने सबसे ऊंचे मंच पर बैठा रखा था। और यहीं से यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं रही, बल्कि सत्ता, पाखंड और नैतिक दिवालियेपन की कहानी बन गई। इन फाइलों में जो सबसे पहले उछला वह था मसीहा कहे जाने वाले चेहरों का नाम। और तभी यह सवाल उठा कि क्या वह इंसान जो दशकों से दुनिया को बीमारी, गरीबी और अज्ञान से बचाने की बातें करता रहा, क्या वह खुद किसी गंदी सच्चाई में दफन था? और अगर हाँ, तो फिर दान, चैरिटी और मानवता के नाम पर चलने वाला पूरा तंत्र एक दिखावा तो नहीं था? क्योंकि फाइलों में मौजूद कथित ईमेल ड्राफ्ट और दावों ने यह संकेत दिया कि कुछ ताकतवर लोग अपनी निजी गंदगियों को छिपाने के लिए उसी नेटवर्क पर निर्भर थे जिसे दुनिया अपराध का अड्डा मान रही थी। यहीं से आरोपों का स्तर और तीखा हो गया, क्योंकि सवाल यह नहीं था कि किसी ने क्या किया, बल्कि यह था कि किसे क्या पता था और किसने जानबूझकर आंखें बंद रखीं। क्योंकि जब अरबों डॉलर, राजनीतिक पहुंच और मीडिया की चुप्पी एक साथ मिल जाती है तो अपराध सिर्फ होता नहीं, वह दबाया भी जाता है। इसके बाद नजरें उन राजनीतिक चेहरों पर गईं जिनके नाम बार बार उड़ान रिकॉर्ड, फोन नंबरों और पुराने फोटो एल्बम्स में दिखे। और लोगों ने पूछा कि क्या कोई राष्ट्रपति जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है, इतना अनजान हो सकता है कि उसे अपने सबसे करीबी सर्किल की सड़ांत का अंदाजा ही ना हो? या फिर यह मान लिया जाए कि सत्ता के गलियारों में नैतिकता सिर्फ भाषणों तक सीमित होती है? फाइलों में दर्ज कथित उड़ानों, मुलाकातों और संदेशों ने यह धारणा तोड़ी कि यह सब महज सोशल नेटवर्किंग थी। क्योंकि सवाल बार बार यही उठता रहा कि अगर यह सब सामान्य था तो फिर सब कुछ इतना गुप्त क्यों था? हर रिकॉर्ड इतना अधूरा क्यों था? और हर सफाई इतनी रक्षात्मक क्यों थी? सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब उन नामों पर चर्चा शुरू हुई जिन्हें समाज बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक मानता था। क्योंकि जब किसी महान वैज्ञानिक या बौद्धिक चेहरे का नाम ऐसे आरोपों के साथ जोड़ा जाता है तो सवाल सिर्फ उसके आचरण का नहीं रहता, बल्कि उस सोच का हो जाता है कि क्या असाधारण दिमाग होने का मतलब
यह भी है कि इंसान खुद को नैतिकता से ऊपर समझने लगे, और अगर कोई व्यक्ति व्हीलचेयर पर बैठकर ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा सकता है, तो क्या वह मासूमियत की चीखें सुनने से भी खुद को मुक्त समझ सकता है? यहीं से थ्योरी और तथ्य के बीच की रेखा और पतली हो गई, क्योंकि कुछ तस्वीरें असली बताई गईं, कुछ फर्जी निकली और कुछ का सच कभी साफ नहीं हुआ। लेकिन एक बात साफ थी कि ताकतवर लोग जब एक ही सर्किल में बार बार दिखते हैं, तो यह कहना मुश्किल हो जाता है कि वे सिर्फ संयोगवश वहां थे। इसके बाद चर्चा उन भविष्य के सपने दिखाने वाले चेहरों तक पहुंची, जो मंगल, तकनीक और नैतिकता की बातें करते हैं। और जब उनके नाम कथित ईमेल्स और वाइल्ड पार्टी जैसे शब्दों के साथ जोड़े गए, तो सवाल ये उठा कि क्या भविष्य की बातें करने वाले लोग वर्तमान की गंदगी से अनजान थे, या फिर उन्हें सब पता था और उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि चुप्पी कई बार सबसे सुरक्षित विकल्प होती है। फाइलों के खुलने के बाद यह कहानी सिर्फ पश्चिमी दुनिया तक सीमित नहीं रही, क्योंकि जैसे ही कुछ भारतीय नाम, तस्वीरें और सोशल सर्किल सामने आए, तो देश के भीतर भी एक बहस छिड़ गई कि क्या यह महज अंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंग थी, या फिर रसूखदारों की वह दुनिया जिसमें नैतिकता प्रवेश शुल्क पर बाहर ही रह जाती है। और यहीं पर यह भी साफ करना जरूरी हो गया कि हर तस्वीर अपराध का सबूत नहीं होती और हर आरोप सच नहीं होता, लेकिन हर सवाल को साजिश कहकर खारिज कर देना भी ईमानदारी नहीं है। इसी बीच शाही खून से जुड़े नाम सामने आए, और तब दुनिया ने देखा कि राजमहलों की चमकदार दीवारों के पीछे भी वही सड़ांध छिपी हो सकती है जो किसी अंधेरी गली में मिलती है। क्योंकि जब पीड़ितों के बयान, पुरानी तस्वीरें और अदालत के बाहर हुए समझौते एक साथ रखे जाते हैं, तो यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है, या फिर कुछ लोग सिर्फ इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वे सही परिवार में पैदा हुए। और इन सब के बीच एक नाम ऐसा था जो हर अध्याय में किसी न किसी रूप में मौजूद था। एक ऐसा नाम जो सिर्फ अपराधी नहीं था, बल्कि एक मैनेजर, एक कलेक्टर और एक संभावित ब्लैकमेलर था। क्योंकि फाइलों में यह दावा भी सामने आया कि टापुओं और बंगलों में छिपे कैमरे, सुरंगें और रिकॉर्डिंग डिवाइस सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, बल्कि ताकतवर लोगों को काबू में रखने के लिए थे, ताकि एक बार फंसने के बाद कोई भी बाहर न निकल सके। यहीं से यह सवाल जन्म लेता है कि क्या ये लोग अपनी मर्जी से बार बार उस जगह पर जाते थे, या फिर एक बार फंसने के बाद उन्हें मजबूर किया जाता था। क्योंकि ब्लैकमेल की दुनिया में पहला कदम अक्सर आखिरी आजादी होता है, और इसके बाद इंसान सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाता है। फिर आई वह रात जिसके बाद कहानी ने अचानक मोड़ ले लिया, और जब दुनिया को बताया गया कि सब कुछ आधिकारिक है, कि जांच होगी, कि रिपोर्ट आएगी, तब भी सवाल खत्म नहीं हुए। क्योंकि जिस केस में इतने बड़े नाम, इतने बड़े दावे और इतनी बड़ी फाइलें हों, उसका अंत कुछ पंक्तियों में समेट देना किसी मजाक से कम नहीं लगता। जांच हुई, गलतियां मानी गईं, लेकिन जिम्मेदारी किसी चेहरे पर नहीं रुकी। और यही वह पल था जब लोगों ने समझा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जो रईसों को बचाती है और मासूमों को भूल जाती है। आज भी बहुत सी फाइलें अधूरी हैं, बहुत से नाम सिर्फ फुसफुसाहटों में हैं, और बहुत से पीड़ित आज भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद कभी उनका सच भी अदालत के कागजों में जगह पाए। लेकिन तब तक यह सवाल जिंदा रहेगा कि क्या इंसानियत सिर्फ भाषणों में बची है, और क्या सभ्यता का मतलब सिर्फ चमकदार इमारतें और खोखले आदर्श रह गया है। क्योंकि अंत में यह कहानी किसी एक आदमी, किसी एक टापू या किसी एक रात की नहीं है। यह उस भरोसे की कहानी है जो जनता ने अपने नेताओं, अपने मसीहाओं और अपने आदर्शों पर किया था। और जब वही भरोसा टूटता है तो समाज सिर्फ गुस्सा नहीं होता, वह भीतर से खाली हो जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि सवाल पूछना अपराध नहीं है, और चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। और जब तक इन सफेद पोश दरिंदों को सलाखों के पीछे नहीं देखा जाता, तब तक ये फाइलें सिर्फ कागज नहीं, बल्कि एक खुला जख्म बनी रहेंगी, जो हमें बार बार याद दिलाएगा
कि ताकत अगर इंसानियत से बड़ी हो जाए तो सभ्यता सिर्फ एक मुखौटा रह जाती है।